हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैपिटल बजटिंग का मीनिंग, इसकी प्रोसेस और कैपिटल बजटिंग के मेथड, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले की मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इज द प्लानिंग प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीनरी, रिप्लेसमेंट मशीनरी, न्यू प्लांट, न्यू प्रोडक्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट project are worth the funding of cash through the firm's capitalization structure, debt, equity और रिटेन अर्निंग। इसका मतलब है कि जो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है क्या किसी जो यानी कि संगठन है जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं वे उसके लिए कितने उपयोगी हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन जैसे कि कोई नई मशीनरी परचेज करनी है, रिप्लेसमेंट मशीनरी यानी कि वर्तमान मशीनरी के साथ कोई नई मशीनरी रिप्लेसमेंट करनी है, या फिर कोई नया प्लांट लगाना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस प्रकार के डिसीजन। तो इस प्रकार के डिसीजन में यानी कि जो एक संगठन के पास यानी कि डेट, इक्विटी और जो रिटेन अर्निंग जो भी कैपिटल है उसका प्रयोग कर वो कितनी कैपिटल या कितने प्रॉफिट अर्न करती है। तो सबसे पहले ये कि कैपिटल ये है यानी कि एक व्यवसाय के पास जो भी उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं वे, और बजटिंग इसका मतलब बजट तैयार करना कि कितना हमें लॉन्ग टर्म में यूज करना है, कितना शॉर्ट टर्म में यूज करना है, इसके प्रति जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कैपिटल बजटिंग में आएंगे। ठीक, और यानी कि इससे पहले जान लेते हैं यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी ना मैनेजमेंट की, तो उसमें ये था कि एक संगठन के लिए फंड्स एक्वायर करना सिर्फ वहीं तक सीमित था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच आई मैनेजमेंट के लिए उसमें ये थे कि यानी कि फंड्स तो एक्वायर हो जाते हैं, जैसे कि यानी कि आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी बैंक हैं, NBFC हैं जो कैपिटल हमें बहुत ही कम टाइम पीरियड में प्रदान कर देती हैं। लेकिन उसका यानी किस प्रकार एफिशिएंट प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें जो एफिशिएंट प्रयोग करने के लिए इनमें से एक टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग। तो अब हम करते हैं कैपिटल बजटिंग की नेचर कि कैपिटल बजटिंग का नेचर कैसा है। कैपिटल बजटिंग हाई डिग्री ऑफ रिस्क। कैपिटल बजटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन से संबंधित है। तो सबसे पहले यही है कि यानी कि जो भी कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन लिए जाएंगे वो फ्यूचर के लिए होंगे। फ्यूचर जो है अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी के कारण हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। सेकंड है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो हमें इन्वेस्टमेंट किए हैं या जो भी हमने कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन लिए हैं, जिस वर्ष कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया गया है उसी वर्ष हमें रिटर्न प्राप्त नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म में जाके प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है हाई अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड, यानी कि अधिक मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है, कोषों की आवश्यकता होती है। इसमें यह है यानी कि जो कैपिटल बजटिंग जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इरिवर्सिबल ऑफ नेचर, यानी कि अपरिवर्तनीय प्रकृति का होना। एक बार जो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन ले दिए गए उनको हम सहज बदल नहीं सकते। बाई चांस हम उनमें चेंज करते हैं तो एक संगठन को बहुत अधिक मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, इसमें यह है यानी कि एक बार जो भी फंड्स थे हमारे पास कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग का कोई भी निर्णय ले दिया गया या फिर कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मशीनरी परचेज कर ली गई या कोई नया प्लांट लगा दिया गया, तो हमने वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको कैपिटल को यूज कर लिया है। अब वो हमें रिटर्न जब प्राप्त होगा उससे तभी हमें उस कैपिटल को प्राप्त कर पाएंगे। कॉर्पोरेट इमेज, इसमें यह है कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वे एक व्यवसाय की कॉर्पोरेट इमेज या हम कह सकते हैं उसकी गुडविल पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे, यानी कि बाई चांस जो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन थे वे गलत होते हैं तो उसकी पर शेयर वैल्यू मार्केट में डाउन जाएगी तो उसके प्रति जो भी शेयर होल्डर हैं उनका नज़रिया, क्रेडिटर है उनका नज़रिया नेगेटिव होगा और जिस कारण उसकी संगठन की कॉर्पोरेट इमेज भी नेगेटिव होगी। अब है फेज ऑफ कैपिटल बजटिंग या प्रोसेस कह सकते हैं हम इसको। प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट में किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट अवसर उपलब्ध हैं या नहीं है। मार्केट में 1, 2, 3
बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट अवसर भी उपलब्ध होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। हाँ, ये 4-5 कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इनको देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम करते हैं स्क्रीनिंग। जो भी हमने यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी उनमें 4-5 जो भी थी उनमें से यानी कि स्क्रीनिंग करते हैं कौन सी अच्छी है, कौन सी सही है, किससे हमें ज़्यादा कैश आउटफ्लो होगा, किससे कम होगा, और किस में ज़्यादा हमें कैश इनफ्लो करने की ज़रूरत है और किस में कम। तीसरे पॉइंट में सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल यानी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में जैसे कि पे बैक पीरियड मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन पाँचों का प्रयोग करके हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सूटेबल, इन पाँचों में से किसी एक मेथड या टेक्निक्स का हम प्रयोग करते हैं किसी एक परियोजना को स्वीकार करने के लिए। अगला पॉइंट है एस्टिमेटिंग दी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। फिर हम देखते हैं कि किसी परियोजना में एस्टिमेट लगाते हैं कितना हमें कैश इनफ्लो करने की ज़रूरत है और जितना हम कैश लगाएंगे उस परियोजना से कितना हमें फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा। इस पॉइंट में हम यह देखते हैं। अगला पॉइंट है एनालाइजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यानी जो भी परियोजना जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं या प्रोजेक्ट हैं उनको एनालाइज करते हैं कि किस परियोजना में कितना रिस्क है, कितनी अनसर्टेनिटी है, या फिर हम कह सकते हैं यानी कि किसी परियोजना में हाई रिस्क है, किसी में कम रिस्क है, तो उन सब का हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इसमें ये है जैसे कि हम जो भी प्रोजेक्ट थे उनका यानी कि सभी का वैल्यूएशन करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद हम उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि बाई चांस अगर एक ऐसी परियोजना है जिससे हमें कम तो कैश इनफ्लो कर रहे हैं और आउटफ्लो अधिक है, उस परियोजना को सिलेक्ट कर हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी इम्प्लीमेंटेशन में यानी उस प्रोजेक्ट पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और अगला पॉइंट है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि हम कितना एक्सेप्टेड कर रहे थे कैश आउटफ्लो की और कितना हमें आउटफ्लो हो रहा है। अब है इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन अप्रेजल क्राइटेरिया, या हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रपोजल। मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेथड्स जो कैपिटल बजटिंग के जो मेथड हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, और दूसरा है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में दो हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड में 3 मेथड हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो ये बताता है कि किसी परियोजना में हमें यानी कि फ्यूचर में 3-4 साल तक एवरेज प्रॉफिट कितना प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए यानी कि हम जब भी एवरेज जो प्रॉफिट हमें अर्न हो रहे हैं हर किसी प्रोजेक्ट से, तो हम तुलना करते हैं कि हमने जो यानी कि एक्सेप्टेड किया था कि इससे एवरेज हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा था हम उस परियोजना को स्वीकार कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके यानी कि जो फॉर्मूला होंगे वो सबसे पहले तो हमें कंप्यूट अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये कंप्यूट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो भी हमारी अमाउंट होगी वो लिख लेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद लेस टैक्स करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हमें चाहिए था, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यह आ जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि जो भी हमें 3-4 साल तक जो भी प्रॉफिट होंगे उनको हम निकालेंगे, जैसे टोटल अकाउंट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स घटाने के बाद 3-4 साल तक जो भी प्रॉफिट है उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर यानी कि ये 3 साल के हैं या 4 साल के हैं उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। एवरेज इन्वेस्टमेंट तीसरे स्टेप में, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू डिवाइडेड टू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लस सालवेज वैल्यू यानी कि 3-4 साल बाद जब हम उस
परियोजना को बेचते हैं तो उससे हमें कितना प्राप्त होता है। माना कि जैसे यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा 10 लाख, उसको हम जब छठे या सातवें वर्ष बेचते हैं तो उससे हमें 2 लाख रुपये अमाउंट हुए, प्लस करके डिवाइडेड 2 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यानी एवरेज 5 साल में हमें एवरेज कितना प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा ARR आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना 5-6 साल तक कितना एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा। अगला है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में ये है कि कितना जल्दी हमें जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी वो कितनी जल्दी हमें रिटर्न प्राप्त हो रही है, यानी कि वापस मिल रही है। इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम यही ध्यान देते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अमाउंट हमें कितनी जल्दी वापस मिल जाए, बस यही देखते हैं हम इसमें पे बैक पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला हुआ ये है टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, और ईयरली CFAT यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी उस परियोजना से कैश फ्लो कितना कैश फ्लो हो रहा है आफ्टर टैक्स के बाद, और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कितना हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड ईयरली CFAT कर देंगे तो पे बैक पीरियड आ जाएगा। पे बैक पीरियड ईयर्स में आया, जैसे यानी 3, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ऐसे आएगा। वैन जब यानी कि इसका यानी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा एक्चुअल पे बैक पीरियड, यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया है पे बैक पीरियड मेथड के द्वारा, जो यानी कि एक्चुअल में जो पे बैक पीरियड आया है अगर वो ग्रेटर देन प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड, यानी कि जो हमने पहले ही एक्सेप्ट किया था कि 3-4 साल में हमें ये वापस मिल जाएगा, उससे अगर एक्चुअल पे बैक पीरियड ज़्यादा है तो हम उसको एक्चुअल पे बैक पीरियड ग्रेटर देन प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट। अगर एक्चुअल पे बैक पीरियड कम है और प्री डिटरमाइन यानी कि जो हमने निर्धारित कर रखा है पे बैक पीरियड वो ज़्यादा है, यानी कि 3 साल हमने डिटरमाइन किया था कि 3 साल में हमें पे बैक जो हमारी इन्वेस्टमेंट की राशि वो वापस मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वो हमें मिलती है एक्चुअल पे बैक पीरियड कम है उससे, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये जो दोनों थे पे बैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इनमें बस ये एक तो यानी कि डिमेरिट्स ये थी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते, और फिर यानी कि जो इसमें यानी कि पे बैक पीरियड मेथड में तो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है उसको ध्यान में रखते हैं। और अब अगला पॉइंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखता है, ये बताता है यानी कि जो भी हमारी परियोजना है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, उनसे यानी कि फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हो रहे हैं, प्रॉफिट जो भी हमें मिल रहे हैं, उसके अब वर्तमान में कितना यानी कि उसकी यानी कि वैल्यू है। यानी कि जैसे कि हमने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए, 10 लाख को हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज अगर हम उस चीज़ 10 लाख रुपए से कुछ खरीद पाते, क्या उसी 10 लाख रुपए से उस चीज़ को भविष्य में खरीद पाते? नहीं, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी यही बताता है, यानी कि आज जो 1 रुपया वो आने वाले भविष्य में यानी कि 90 पैसे हो जाएगा। इसलिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे 3-4 साल तक जो भी प्रॉफिट होते हैं उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट में उनकी क्या वैल्यू है, उसके लिए यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि जितना कैश इनफ्लो किया है उसमें से हम माइनस करते हैं कैश आउटफ्लो, जो भी हमारे पास निकल के आएगा वो NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद यानी कि जैसे प्रेजेंट वैल्यू पर ईयर निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस k की पावर t, यहाँ पर ये यानी कि 1 + 1 k यहाँ पे है डिस्काउंटेड रेट, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड रेट, कि हमने 10 या 12% तो एक्सेप्ट किया है कि 10 या 12% तो हमें
मिलेगा ही रिटर्न। और टाइम है यानी कि 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ पे प्लस होता चला जाएगा। 1 डिवाइड बाई, जैसे कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अगर 2 साल है तो 2, 1 प्लस 3 साल है तो 3, ऐसे ही n तक। तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये हमारे यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट जो भी क्राइटेरिया है उसको बताती है। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि +1 है तो एक्सेप्ट कर लेंगे हम उस प्रोजेक्ट को। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है उस परियोजना को रिजेक्ट कर देंगे। बाई चांस ये भी होता है कि कई बार के नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 0 आ जाए या इक्वल आ जाए, तो उस टाइम पे हम सोच समझ के डिसीजन ले लेंगे। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में ये है कि हमें जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, 2 है 3 है, उन तीनों में से यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के कितना हमें प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, इसमें यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बीच संबंध देखा जाए। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कितना कैश इनफ्लो किया और उस प्रोजेक्ट से हमें कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश आउटफ्लो होने के बाद जो भी कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसके बीच जो भी डिफरेंस होगा ना, या फिर उसका जो रेशो होगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है इसमें यानी कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये अगर 1 से ज़्यादा आता है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। बाई चांस अगर ये इंडेक्स यानी कि लेस देन 1 आता है उसे रिजेक्ट कर देंगे। इज इक्वल टू आता है रिजेक्ट कर देंगे, मोर देन आता है 1 के एक्सेप्ट, लेस देन आता है 1 के रिजेक्ट। बाई चांस ये इज इक्वल टू भी आ जाता है 1 के, तो उस टाइम पे हम सोच समझ कर डिसीजन लेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, कि किसी परियोजना से कितना इंटरनल रेट, हमें इसमें पता नहीं होता कि कितनी रेट से हमें रिटर्न प्राप्त हो रहा है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। इसमें यानी कि ये होता है कि जो हमारे पास जो भी कैपिटल है उस पर यानी कि कितने % हमारी कॉस्ट आ रही है। या जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए और वो 10% के हिसाब से लिए, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 10% है। अगर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8%, 9% आई तो इसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो उससे बहुत कम है, हमारी कॉस्ट भी फुलफिल नहीं हो रही इसमें तो। यानी कि फिर हम देखें कि हम एक्सेप्ट करेंगे यानी कि 10% तो अब वो होनी चाहिए, 11%, 12%, इससे ज़्यादा ही हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। हम यानी कि 1, 2, 3, 4 जो भी परियोजना के, जैसे कि 5 साल तक एक परियोजना है उसको हम देखते हैं कि उससे हमें कितना रिटर्न लगातार प्राप्त हो रहा है और किस परियोजना से हमें कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइम पे हम किसी भी यानी कि परियोजना है उसमें हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला हो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस, इसमें वही है रेट, 0 का मतलब यहाँ पे आएंगे टाइम, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे ऐसे ही चलता जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, फिर ऐसे PV सेकेंड ईयर 1 प्लस आर सेकेंड ईयर, ऐसे ही n वर्ष तक n प्रेजेंट वैल्यू हो जाएंगे, यानी जितना हमें रिटर्न प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है और हमें कितना मिला है। जैसे कि हमने किसी परियोजना को सिलेक्ट किया, उसमें हमने 1 लाख रुपए लगाए और इसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट जो थी वो 10% थी। हमें एक साल से मिले 1,20,000। अगली साल अगर 1,20,000 मिलते हैं तो इस पर हमें कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिला? तो 20,000 अब वो मिल रहे हैं 1 लाख से, तो इसमें तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि
1 लाख का 20% है 20,000, तो हमें यहाँ पर 20% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर बाई चांस यही 1,20,000 हमें 2 साल में मिलती, ये तो पहले साल में मिलेगी। अगर यही 2 साल में मिलते, यानी कि 60,000 एक साल, 60,000 दूसरे साल, तो टाइम पीरियड तो ज़्यादा होगा। अब ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगी ये भी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने कॉस्ट तो आ रही थी 10%, अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 13% आएगी 2 साल में। तो इसमें देखें तो यानी कि 20% हमें रिटर्न मिल रहा था, यहाँ देखा तो 13% मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट ईयर तो हमें बहुत है, यानी कि ऐसी परियोजना जिससे हमें पहले साल में 1,20,000 मिल रहे थे वो तो हमारे लिए बेस्ट है। और एक ऐसी परियोजना जो हमें 60,000 2 साल में जाके 1,20,000 दे रही है, तो वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उससे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन 3%, यहाँ पे 10% हम उसका डबल ले रहे हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, अगर वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो रिजेक्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके इक्वल है। तो जो भी हमारे मैनेजर या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो सोचेंगे कि जो भी अपनी सोच समझ से डिसीजन लेंगे वो किसी परियोजना को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बस यही था। थैंक यू फ्रेंड्स।